ये रात लंबी होने वाली है और इंतजार 2029 में जाके खत्म होगा, क्योंकि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का पार्ट 1 आ चुका है और सिनेमा में उसने तहलका मचा दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड सेट कर रखे हैं। इनफैक्ट काफी सारे शोज हाउसफुल ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मेरी जैसी छोटी सिटी में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी डे का शो हाउसफुल है। मुझे मुश्किल से एक टिकट मिली और मैंने सुबह का शो जाके देखा और भाई साहब क्या एक्सपीरियंस था। बस उसको लेके और मूवी के कुछ प्लॉट के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि तुम लोगों को जानना जरूरी है। इनफैक्ट तुम्हें ये भी बताऊंगा कि इसका पार्ट 2 पार्ट 3 कब आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी कासल का ये पार्ट 1 था और भी इसके आगे कंटिन्यू में हमें देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इस पर और ज़्यादा डिटेल में बात हो सकती है, लेकिन रीज़न एक ही है, उसको और हमें अच्छे से एनालिस करना पड़ेगा, जिसके लिए उसके एपिसोड्स आने का वेट करना पड़ेगा। हम इंडियंस के लिए एक प्राउडफुल बात है, क्योंकि इस इंडिया में हमें इतना बड़ा रिकॉर्ड सेट करते हुए देखने को मिला। एक एनिमे जिसे लोग कुछ नहीं समझते थे और जो लोग सोचते थे कि ये क्या चीज़ है, कार्टून वगैरह क्या है, इसे कौन देखने जाएगा, उसी कार्टून ने मतलब उसी एनिमे ने इंडिया में इतने रिकॉर्ड सेट करिए कि भाई उसके लिए एक्स्ट्रा की स्क्रीन उनको ऐड करनी पड़ी। मॉर्निंग के सुबह 5 बजे का शो ऐड करना पड़ा। हमारी जो छोटी सिटी है उस छोटी सिटी में भी 2 लैंग्वेज में उसके शो अवेलेबल मिले, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों हाउसफुल। और जो मॉर्निंग का शो उसमें मुश्किल से एक सीट मुझे देखने को मिली, और वो भी मैंने मजबूरी में देखना पड़ा। वो भी अगले दिन सैटरडे के दिन मुझे देखनी पड़ी, मतलब कल के दिन देखी है मूवी, जो कि देखने के बाद तो तुम्हें मज़ा आ ही गया होगा और तुम्हें भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि जो एनिमेशन है ना वो लाजवाब है। तुम उसे देख के बोलोगे कि भाई ये मास्टरपीस है। ऑलरेडी डीमन स्लेयर जाना ही जाता है उसके एनिमेशन और उसके मास्टरपीस प्रेजेंटेशन को लेके। उसके अलावा जो तुमने उसे हुक करके रखेगा वो उसका बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो हर मौके पे चेंज होता है, जो हर फाइट पे चेंज होता है, वो हर बंदे के हिसाब से चेंज होता है। इनफैक्ट जो बीच बीच में जो हमें बीजी स्टोरी देखने को मिल रही थी, बैकग्राउंड स्टोरी जो डीमंस की हो या फिर हमारे मेन हाशिरास की हो, वो सारी स्टोरी पे भी जब बैकग्राउंड म्यूजिक जो चलता है ना, वो पूरा माहौल क्रिएट कर देता है और मूवी को उसे जोड़ के रखने में बहुत मदद करता है। इनफैक्ट साउंड इफेक्ट के बारे में बात करूँ, जो SFX जो स्वॉर्ड की वो सारी चीज़ें होती है, मतलब स्लैश का आवाज़ हो गया वगैरह वगैरह, स्वॉर्ड का टकराने का, उन्होंने उस पर भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। मतलब कि टोटली तुम अगर एनिमेशन पे फोकस कर रहे होगे ना, तो कहीं ना कहीं उसका मूड जड़, मतलब जो उसे बना रखने वाला काम हमारे SFX साउंड इफेक्ट ने भी किया है, जो कि लोगों के दिमाग में नहीं आया, और उसने ही लेकिन माहौल बना रखा था डीमन स्लेयर के अंदर। इनफैक्ट इस रात को रंगीन बनाने का भी हमारा मौका इसने छोड़ा नहीं, और इस पूरी रात को हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट बना दिया। हाँ, मतलब मैंने भले ही देर में देखा हूँ, लेकिन शो तो रात नहीं चल रहा था ना, तो बस इस हिसाब से। और ये रात अभी कंटिन्यू होगी, क्योंकि इसका पार्ट 1 ही हुआ है। इसके अंदर हमें एक ही मेजर फाइट देखने को मिली, अकाजा वर्सेस तांजीरो और हाशिरा की। उसके ऊपर हम लोग ज़रूर डिस्कस करेंगे और वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो तुम्हें जानना ज़रूरी है कि अब आने वाली फाइट क्या है। तो देखो 2027 में इसका सेकंड पार्ट अभी अनाउंस कर दिया गया है। वैसे ऑफिशियली डेट तो नहीं आई है, सिर्फ इसके ईयर कंफर्म किया गया है, जो कि है 2027। और उसके बाद हमें 2029 में उसका कंटिन्यूएशन में एंड पार्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे मोजन की हार होगी, मतलब उसे हराया जाएगा फाइनली। ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। मतलब जो सेकंड पार्ट आएगा उसके अंदर हमें 2 और अपर 3 के साथ के जो 2 मेंबर्स बचे, वो जो 3 आँख 6 आँख वाला बंदा था वो, और उसके अलावा जो डोना, जो भी नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसने को मार दिया उसको, इन दोनों की फाइट हमें मेजोरिटी में सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगी। और एंड में मोजान हमें आते हुए देखने को मिलेगा ग्रैंड एंट्री के साथ। उसके बाद डीमन स्लेयर का क्या फ्यूचर है मुझे नहीं पता, वजह यही है क्योंकि मैंने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है और नहीं पढ़ना चाहता। भाई मैंने अटैक ऑन टाइटन की सीजन 4 से पहले मैंने पूरी मांगा खत्म कर दी थी, वो मज़ा हट गया मेरा सीजन 4 को देखने का, अटैक ऑन टाइटन का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैंने सोलो लेवलिंग की पूरी मांगा पढ़ ली थी, मानवा उसके आने से पहले, जो कि मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा हाइप होगा। तो भाई मतलब वो जो स्टोरी में ना जो विजुअलाइजेशन वो देखने में मज़ा आ जाता है, वो जो इंस्पिरेशन देखने में मज़ा आती है, लेकिन फिर वो अंदर से हमें पता होता है कि क्या चीज़ आगे हमें एक्सप्लेन होने वाली है। तो वो सारा एक तरीके से जो दिल का एक्साइटमेंट है ना वो ड्रॉप हो जाती है। क्या अगला सीन आएगा वो हमें देखने को पता होता है कि भाई गैस कर सकते हैं कि भाई आगे क्या हुआ। इस वजह से मैं मांगा पढ़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन यस, इस पर एक चीज़ है, अगर तुम्हें जानना है क्या आगे स्टोरी में होने वाला है और तुम चाहते हो कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ और मैं मांगा पढ़ के तुम्हें बताऊँ, तो बस इस वीडियो के ऊपर भर भर के कमेंट करो तो मैं उस पर ज़रूर लाऊंगा। अगर तुम लोग भर भर के लाइक करोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि नहीं, तुम्हें इसका आगे का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देखना है तुम्हें। खैर हम लोग आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो अब लोग हम लोग बढ़ते हैं स्टोरी के ऊपर। अगर तुम लोगों ने अभी तक मूवी नहीं देखी तो तुम्हें पता है क्या करना है, जाके देख के आओ, फिर वापस इसे कंटिन्यू कर लेना। लेकिन स्टोरी से मुझे एक चीज़ और याद आ गई जिसके बारे में मैं ज़रूर बताऊंगा, वो ये है कि इंडियन फैंस क्रेजी होते हैं। वजह ये कि तुम अगर बैठे हो तो तुम्हें माहौल ऑटोमेटिक बनता हुआ देखने को मिलेगा। हर छोटे से छोटे सीन पे, हर एक अचीवमेंट पे जो
जो फैंस का चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो उन लोगों का क्राउड जो एक्साइट होता है, वो देखने के बाद तुम्हारे अंदर से आवाज़ निकलती है कि भाई मज़ा आ रहा है, फील बन रही है। और वो जो माहौल होता है, वो जो ऑरा होता है, वो अलग ही होता है। वो सिर्फ हमारे इंडियन फैंस के साथ ही होता है, जो कि देखने के बाद ही तुम्हें मज़ा आएगा, तो ही पता चलेगा। और जो जितना मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें शायद फॉरेन में तो नहीं होती है। इनफैक्ट जो हमारे आईमैक्स वाले स्टूडियोज़ है, उसमें भी इंडियन फैंस इतने मैच्योर वाले नहीं जाते हैं, थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की कि ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन लकीली तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे नॉर्मल थिएटर में जाने का मौका मिला, तो मैंने 2D में ही देखी नॉर्मल स्क्रीन पे। और हाँ, लेकिन स्क्रीन अच्छी खासी थी, बड़ी थी, देखने में विजुअलाइजेशन में मज़ा आ गया। तो वहाँ पर भी क्राउड का जो क्रेज़ था, वो देखने के बाद भाई अय है, दिल से आवाज़ निकल गई। सुबह मॉर्निंग का 10 बजे का शो है, सैटरडे, और लोग भर भर के आए, फिर भी वहाँ जो क्राउड का जो शोर देखने को मिला, एकदम माहौल बना दिया। अब उन सबको साइड में रखते हैं, हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, जो कि तुम्हें जानना ज़रूरी है, वो है इसकी स्टोरी को लेके। तो सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि पूरी मूवी के अंदर हमें एक ही मेन फाइट थी, जो कि अकाज़ावा से समय तांजीरो की थी, उसमें मैं आगे आऊँगा। लेकिन मोज़ान के बारे में बताता चलो, तो जो मोज़ान था वो एक ऐसा बंदा था जिसने पूरे के पूरे डीमंस को क्रिएट किया है अपने ब्लड से। और वो जो ब्लड का सोर्स है, वो इन्फिनिटी कासल के अंदर कोर में ही है, जिसे हमारे फादर और सिस्टर की 2 बेटियाँ, वो लोग उसके मैपिंग के ऊपर लगे हुए और उसे फाइंडिंग कर रहे क्रो की मदद से, जो कि तुम इस पूरी मूवी के अंदर देख पाओगे। और वो लोग कहीं ना कहीं इसका पता लगा लेंगे, लेकिन उस सेकंड पार्ट में होगा या तो थर्ड पार्ट में होगा, जो कि आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होगा। लेकिन इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एडवांस लगी, और फादर और मदर का पहले से ये प्लान था, जो कि हमें मूवी के अंदर बताया गया था। और मोज़ान को मारने का यही एक मौका है, जिसके लिए सारे के सारे डीमंस ले और सारे के सारे हाशिरा एक साथ हो गए। और हाँ, कहीं ना कहीं मैं देख सकते हैं कि तांजीरो की जो बहन है, उसे प्रोटेक्शन करने के लिए 2 रिटायर्ड कह सकते हो कि हाशिरा वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए बैठे। इनफैक्ट हमारे तीसरा दद्दू भी बैठा है, जो कि तुम मूवी में देख सकते हो। और मोज़ान के बारे में एक और एक चीज़ हमें पता चली कि मोज़ान का तुम भले ही सर काट दो, लेकिन वो नहीं मरने वाला, जो कि हम कहीं ना कहीं अकाज़ा के साथ भी देखते हैं तांजीरो की फाइट में, कि वो अपने आप को रीजनरेट आराम से कर रहा था। लेकिन मोज़ान उससे ज़्यादा स्पीड में और उससे ज़्यादा बेटर वे में कर सकता है, ये चीज़ हम कन्फर्मली कह सकते हैं। तो मोज़ान का सर काटना बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी होगी, और उसका सॉल्यूशन एक ही है कि उसकी फ़ाइट को सुबह तक चलाना, जो कि हमारे मास्टर ने बताया था दोजा को। तो उसके हिसाब से हम देखा जाए तो मोज़ान के साथ जो फाइट है मॉर्निंग तक चलानी पड़ेगी, और उसे सिर्फ हराया जा सकता है सूरज की रोशनी की वजह से, जो कि हाँ कहीं ना कहीं इताची बोलने जा रहा हूँ, तांजीरो की बहन के साथ नहीं हुआ है। मैं भूल गया हूँ, मैं नाम याद रखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, तो उस वजह से मैं नाम मुझे याद होकर भी भूल जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ, स्पेशली मैंने डीमन स्लेयर की इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है पहले बहुत ज़्यादा हाइप हो चुकी थी वो ट्रेन वाली मूवी में, रेनगोकू वाली, लेकिन मुझे पता था कि इतनी ज़्यादा हाइप होने वाली है, इस वजह से डीमन स्लेयर मैंने अभी तक नहीं देखा था। उसका सिर्फ फर्स्ट सीजन जो है, उसके 10 या 15 एपिसोड देखा था, लाइक पीजे भाई। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें आने वाली, तो मैंने लास्ट वीक ही चारों के 4 आर्क ख़त्म कर दिए, और उसके बाद देखने के बाद और ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई और ज़्यादा मज़ा आ गया है। लेकिन मैंने अब गलती की कि मुझे देखना नहीं था, क्योंकि अब वेट नहीं कर पा रहा हूँ यार, सीधी सी बात है। तो मोज़ान को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे डे की लाइट में लेके आया जाए, तो वो मर जाएगा। वही चीज़ हमारी जो तांजीरो की बहन है उसके साथ नहीं है, इसीलिए वो उसकी बहन के पीछे पड़ा हुआ है, जिसके लिए उसने सारे डीमन स्लेयर को इस कासल में बुलाया, ताकि एक ही रात में सबका सफाया कर दे और फिर वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिए, क्योंकि ऑलरेडी 10,000 साल से जिंदा है और कई करोड़ों साल तक जीना चाहता है। उसकी इच्छा ऐसी है, पता नहीं मोज़ान के बारे में। लेकिन उसके बाद हम एक हाशिरा की डेथ तक देख सकते हैं, डोसा के साथ की फाइट के बीच में, जो कि उसकी बड़ी बहन को भी उसने ही मारा था। इस बार भी मैं उस लड़की का नाम भूल चुका हूँ, लेकिन हाशिरा है बटरफ्लाई वाली, तो ठीक है। तो वो फाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उसने पूरी की पूरी मूवी को जो बिल्डअप दिया, जो कि पूरी की पूरी मूवी को एक हुक दिया, मतलब सभी लोगों को जोड़ के रखने की एक ताकत दी, जिसकी वजह से लोगों के दिल में इमोशन जागे और लोग अफसोस के बदले अंदर से जो भड़क थी आगे वो और ज़्यादा जल गई, क्योंकि उनका एक हाशिरा मर गया है। उस वजह से जो अंदर क्रेज़ हुआ उनके जितने भी डीमन स्लेयर्स थे, तो और जो एक्साइटमेंट हुई, उसके बाद सबका खून खोल गया और आराम से सब लोगों ने मारने पे आ गए। इनफैक्ट ये सारा चीज़ हम लोग एक और बंदे के साथ देख सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है पूरी की पूरी डीमन स्लेयर के अंदर। वैसे 2 ही बंदे फेवरेट हैं, एक तो रेनगोकू, वो सबका फेवरेट है, और सेकंड तुमको पता ही है कौन किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ज़ेनोसु की, जो कि अपने बड़े भाई के साथ फाइट करता है, कई काज़ा, उसका नाम मैं गलत बोला तो काई काज़ा के साथ उसके फाइट करता है। मेरे को ये नाम याद आ रहा है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो माफ़ कर देना। लेकिन काकाज़ा के साथ उसकी फाइट होती है, जो कि ऑलरेडी एक थंडर लाइटिंग ब्रीथिंग यूज़र होता है, जो कि उसके भाई के साथ ही ट्रेन किया होता है, उसके दादा ने इन दोनों को ट्रेन किया होता है, जहाँ पे हमारे ज़ेनोसु को एक ही फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पर वही बात आ जाती है कि मुझे तुम्हारे जितने भी मूवी उनसे एक से भी डर नहीं लगता, लेकिन मुझे एक उस मूव से डर लगता है जिसे तुमने करोड़ों बार ट्राई किया हो, करोड़ों बार प्रैक्टिस की हुई हो,
तो मतलब ज़ेनोसुके जो फर्स्ट फॉर्म वाला वो ब्रीथिंग हुए उसने काफ़ी ज़्यादा बार प्रैक्टिस की थी, जिस वजह से लोगों को उससे डरना ज़रूरी है। इनफैक्ट उसने एक नया फॉर्म भी क्रिएट कर दिया था 7th फॉर्म, जिसकी यूज़ करके उसने उसके बाइक का सर कट कर दिया और हाँ ख़त्म कर दिया। अभी ज़्यादा सुबह थोड़ा डैमेज पड़े और ये फाइट शॉर्ट थी। वजह ये था क्योंकि ये जो शॉर्ट पार्ट है उसे दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि थंडर वाली जो ब्रीदिंग है, लाइटनिंग ब्रीदिंग है, उस काम ऐसे करती है स्पीड में, इस वजह से उसका काम भी खत्म होना ज़्यादा ज़रूरी था जल्द से जल्द। जिसके बाद हमें ये पता लग रहा था कि ज़ेनोसु कहीं ना कहीं हो सकता है कि मरने के ऊपर आ चुका था, लेकिन उसके दादा ने उसे भेज दिया वापस और वो वापस आ चुका था, क्योंकि मैं वो उसे लाइव ब्रिज के करीब देख सकते हैं जहाँ पे वो उसके दादा के साथ मिलता है और उसके दादा उसके ऊपर ज़्यादा प्राउड था। मतलब ज़ेनोसु बहुत अच्छा काम कर लिया। ये डेफिनेटली चीज़ें बंदे ने बहुत ही ज़्यादा क्रेजी काम किया और ये फाइट मेरी पर्सनल फेवरेट गई थी। जिसके बाद हम लोग और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ हमें छोटे मोटे सीन्स देखने को मिलते हैं, हमारे बाकी सारे आशिरास के और काफ़ी सारे डीमंस। और इन सब के बाद हमें एक मेन फाइट देखने को मिलती है तांजीरो के वर्सेस अकाज़ाकी, और वहाँ पे हमारा आशिरा भी होता है। तो मैं फिर से अगेन नाम भूल चुका हूँ, तो बस माफ़ कर देना। लेकिन यस, इस फाइट का मेन गोल था कि तांजीरो की और न्यू एबिलिटी को इन्हांस करना, जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसे एक इनविजिबल ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की एक कह सकते हो कि तोहफा मिला है उसके फादर के थ्रू, जिससे वो एक ऐसा वर्ल्ड में चला गया था जहाँ पे सारी चीज़ें स्लो मोशन में उसे दिख रही थी, जिसकी बदौलत उसने अकाज़ा को हरा पाया, क्योंकि अकाज़ा सभी लोगों को डिटेक्ट कर पा रहा था उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से, जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी मूव काम नहीं आ रहे थे। जिसके बाद भी उसका गला कटने के बाद वो बंदा जिंदा रहा, वो मरा नहीं। ये अकाज़ा की पावर थी। लेकिन जब हम उसे बैकग्राउंड स्टोरी देखने को मिली तो पता चला कि बंदा ऑलरेडी बहुत अच्छा बंदा था, बस उसे समाज ने गला खराब कर दिया था, जिस वजह से वो सारे बदला लेने के लिए तैयार था और उसने काफ़ी लोगों को मार दिया। वहीं पर हमें मोजान आते हुए देखने को मिला, जिसने उसे अपने टीम में ले लिया और उसकी पूरी मेमोरी ही भुला दी, जिस वजह से वो सारे प्रास को भूल नहीं पाया था। और जब उसे सारी चीज़ें याद आई तो उसने खुद को ही मार दिया। ये कह सकता हूँ कि मैं एक और फेवरेट कैरेक्टर को मेरी लिस्ट में जोड़ना चाहूँगा, जो कि खुद अकाज़ा है। भले ही एक डीमन होने के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख और बहुत ज़्यादा दर्द झेला है, जिसका उसको लाजमी है इस तरीके से क्रूड, इतना खतरनाक और इतना डिमोलिक बनना, क्योंकि उसने अपनी फैमिली को तो खोया ही था और उसके बाद वो भी अपनी समाज की वजह से। लेकिन उसके बाद भी उसने अपने पिता समान मास्टर और उसके होने वाली बीवी को भी उसने खोया था, उन तुच्छ समाज के लोगों की वजह से, जो कि उसकी ज़मीन हड़पना चाहते थे। बस उस बंदे की एक ही गलती थी कि वो अपने घर चला गया था अपने फादर को मिलने उसके कब्र पे, और जब रिटर्न लौटता है तो उनके दोनों मास्टर्स को जहर का पानी पिला के टपका दिया था। जिसके बाद उसने सभी लोगों को, जिसमें भी उसका उल्लेख था, उस पूरे लोगों को वहाँ पे सबको एक एक को चुन चुन के मार के ख़त्म कर दिया। और वहीं पे मोजान आता है और उसे डीमन बना देता है, जिसके बाद वो अपनी पूरी मेमोरी भूल गया था। लेकिन थैंकफुल तांजीरो, उसकी वजह से उसको सारी मूवी का सारी प्रीवियस यादें याद आ जाती है और वो अपने आप को खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, एक तरीके से यही कह सकते हैं। जिसके बाद हाँ, अकाज़ा दी एंड। और एंड हो तो मुझे याद आ चुका है कि वो कौन सी फाइट थी। डोमा से शिनोबु की फाइट हमें देखने को मिली थी स्टार्टिंग में, जहाँ पे शिनोबु का जो सेक्रीफाइस है वो लोगों के दिल में हिट कर दिया और उसी वजह से लोगों की अंदर की जो आग है वो और भी ज़्यादा भड़क गई और बदले की आग इस कदर भड़क गई कि ज़ेनित्सु ने भी काफ़ी लोगों को मार दिया। इनफैक्ट उसने अपने भाई को भी मार दिया और तांजीरो और हमारे दूसरे भाई का नाम वापस भूल चुका हूँ, उसने अकाज़ा को ईजिली हरा दिया। वैसे ईजिली नहीं, वो नहीं हार सकता था, लेकिन इमोशनली अत्याचार की वजह से कहीं ना कहीं वो बंदा हार चुका है। अब आगे जाके हमें और ज़्यादा नंबर 1 का जो फाइटर है वो देखने को मिलेगा। नंबर 2 पे डोमा है, शायद वो अभी जिंदा है, उसके सामने हमारे तांजीरो की गर्लफ्रेंड है। तांजीरो तो गुस्सा हो गई, अभी वैसे ढेर पड़ा है, कब उठेगा पता नहीं, उठेगा तो सेकंड पार्ट में उठेगा नहीं, मुझे लगता नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। अब मेरे से वेट तो हो नहीं रहा है 2027 का, तो अब क्या करें, मांगा के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन तुम लोगों के ऊपर है। कमेंट करोगे तो ही मैं मांगा के ऊपर जाऊँगा, अगर नहीं करोगे, लाइक करोगे तो समझ जाऊँगा कि तुम्हें भी मांगा नहीं सुननी है। तब तक के लिए मिलते हैं, और जैसे ही इसके सीजन्स हमारे सामने एपिसोड्स आते हैं तो डिटेल में डिस्कशन ज़रूर होगा, क्योंकि मुझे भी और फिर से एनालाइज करना ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय।